तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे ऑफिशियल चैनल यस की लर्निंग पॉइंट पर। तो दोस्तों, हम कक्षा 12 का अनसॉल्व पेपर कर रहे थे। सेट 5 को हल कर रहे थे। हमने 3 से पहले जितने भी क्वेश्चन थे उसको हमने अच्छे से सॉल्व कर लिया था। हमें तीसरे क्वेश्चन से यानी कि तीसरे क्वेश्चन से हमें सॉल्व करना था। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए, तीसरा का जो क्वेश्चन है वो हमें कह रहा है कि अवाष्पशील विलेय अवाष्पशील विलेय तथा वाष्पशील विलायक, यानी कि अवाष्पशील विलेय तथा वाष्पशील विलायक से बने विलयन के लिए, यानी कि अवाष्पशील विलेय तथा वाष्पशील विलायक से जो विलयन हमें प्राप्त होता है या जो विलयन बनता है उसके लिए राउल्ट के नियम की व्याख्या कीजिए। इसके लिए हमें राउल्ट के नियम का व्याख्या करना है। इस नियम का गणितीय व्यंजक भी हमें प्राप्त करना है, यानी कि इस जो विलयन है, यानी कि जो ये नियम हमें आ रहा है, ये प्राप्त हो रहा है, उसका गणितीय व्यंजक यानी कि उसका सूत्र भी हमें लिखना है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को, यानी कि इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। चलिए देखिए, इस क्वेश्चन को लिखते हैं। तो जो ये हमारा वाष्पशील विलायक है, अवाष्पशील विलेय तथा वाष्पशील विलायक से बने विलयन के लिए राउल्ट का नियम लिखेंगे। चलिए दोस्तों, लिखते हैं। देखिए, राउल्ट का नियम हमारा, ये राउल्ट का नियम देखिए। चलिए, ये देखिए राउल्ट का नियम लिखेंगे। इस नियम के अनुसार, यानी कि जो हमारा राउल्ट का नियम है अवाष्पशील विलेय तथा वाष्पशील विलायक के लिए, इस नियम की व्याख्या करेंगे तो लिखेंगे इस नियम के अनुसार वाष्पशील द्रवों के लिए, यानी कि जो ये राउल्ट का नियम है दोस्तों, इस नियम के अनुसार जो वाष्पशील द्रवों के लिए विलयन में प्रत्येक अवयव, यानी कि वाष्पशील द्रवों के विलयन में प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब, यानी कि जो प्रत्येक अवयव हैं, जितने भी इसमें अवयव हैं, उसका पूरे का आंशिक दाब विलयन में उस विलयन में उसके मोल अंश के समानुपाती होता है। यानी कि दोस्तों, एक बार और इसे समझाते हैं। देखिए, इस नियम के अनुसार, यानी कि जो ये राउल्ट का नियम है, इस नियम के अनुसार कहा जाता है कि वाष्पशील द्रवों के विलयन में, यानी कि जो वाष्पशील द्रव हैं उनके विलयन में प्रत्येक अवयव, जितने भी अवयव यानी कि पदार्थ होते हैं, उनका आंशिक दाब, यानी कि जो उनका आंशिक दाब होता है वह विलयन में मोल अंश के समानुपाती होता है। उसका जितना भी आंशिक दाब होता है उस विलयन में उसके मोल अंश के समानुपाती, यानी कि बराबर ही होता है या समानुपाती होता है। यही अवाष्पशील विलेय तथा वाष्पशील विलायक के लिए राउल्ट का नियम की व्याख्या है दोस्तों। अब देखिए, इसमें हमें क्या कह रहा है। इसमें ये हमारे राउल्ट के नियम की व्याख्या करना था, जिसे हम लोगों ने अभी को व्याख्या किया है। अब देखिए, इसमें कह रहा है इस नियम का गणितीय व्यंजक भी प्राप्त कीजिए। तो ये जो हमारा नियम है दोस्तों, इसका हमें गणितीय व्यंजक भी प्राप्त करना है। तो चलिए दोस्तों, इसका गणितीय व्यंजक प्राप्त करते हैं। तो इसमें हमारे जो विलायक हैं, यानी कि इसमें लिखेंगे, यानी कि इसमें जो हमारे, देखिए यहाँ पर इस बिलियन में हमारे जो अवयव हैं, अवयव के आंशिक दाब, यानी कि प्रत्येक अवयव, मान लीजिए कि हमारे जो ये बिलियन है इसमें 2 अवयव हैं, तो इसमें पहले और दूसरे अवयव के साथ करेंगे। तो लिखेंगे पहले अवयव के लिए, तो लिखेंगे इसका अवयव फर्स्ट के लिए, अवयव फर्स्ट के लिए लिखेंगे दोस्तों। अवयव फर्स्ट के लिए लिखेंगे तो हमारा फर्स्ट के लिए क्या हो जाएगा, हम लोग जानते हैं P1, तो हो जाएगा P1 अनुक्रमानुपाती कर सकते हैं, समानुपाती कर सकते हैं, दोनों बराबर ही होता है, उसी को ही अनुक्रमानुपाती या समानुपाती कहते हैं। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं P1 अनुक्रमानुपाती या समानुपाती x1, यानी कि मोल प्रभाज के। ये हमारा जो x1 होता है दोस्तों, ये x1 जो हमारा होता है, ये हमारा मोल प्रभाज होता है, मोल प्रभाज होता है। इसमें हमारा यही है कि जो ये मोल अंश होता है वह ये हमारा राउल्ट का नियम के अनुसार हम इसे कर सकते हैं P1, यानी कि अवयव फर्स्ट के लिए
P1 अनुक्रमणपाती यक्षवन यानी कि मोल प्रभाज के हो जाएगा। तो इससे हम कह सकते हैं कि हमारा P1 जो हो जाएगा वो P1 हमारा, अब जो ये अनुक्रमणपाती या समानुपाती हटाएंगे तो हमारा बराबर लग जाता है। और एक हमारा हम लोग जानते हैं जब अनुक्रमणपाती या समानुपाती का चिन्ह हटता है तो हमारा एक नियतांक जुटता है। तो यहाँ पर हमारा P1 नॉट, यहाँ हमारा अनुक्रमणपाती हटने पर आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। और ये हमारा x1 ही रहेगा, ये मूल प्रभाज। यही हमारा इसका व्यंजक आ जाएगा। अवयव फर्स्ट के लिए ये हमारा व्यंजक हो जाएगा। और जो ये हमारा ये दोस्तों ये हमारा P1 है, इस P1 को हमारा ये हमारा आंशिक दाब है, यही हमारा आंशिक दाब है, आंशिक दाब, यही हमारा आंशिक दाब है। यानी जो हमारा आंशिक दाब है वो मोल प्रभाज के समानुपाती है। और उसी में जब समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो हमारा एक कांस्टेंट यानी कि नियतांक आ जाता है जो P1 नॉट है, यही हमारा ये P1 नॉट है। तो P1 नॉट को हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों कि हमारा P1 जो नॉट है वो लिख सकते हैं उसी P नॉट, यानी कि P1 नॉट हमारा ये हो जाएगा शुद्ध विलायक, इसे लिख सकते हैं शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। ये हमारा P नॉट यानी कि P1 नॉट जो होगा वो हमारा शुद्ध विलायक का वाष्प दाब हो जाएगा। ये हमारा जो P1 नॉट है दोस्तों वो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब हो जाएगा। अब हम अवयव सेकेंड के लिए ले लेंगे, तो लिखेंगे अवयव सेकेंड यानी कि दूसरे के लिए। तो अवयव दूसरे के लिए हमारा सेम उसी प्रकार सेम पहले जैसे ही हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर P1 था तो हमारा यहाँ पर P2 हो जाएगा। P2 यहाँ पर भी हमारा आंशिक दाब हो जाएगा और ये हमारा x1 हो जाएगा। x1 यहाँ पर हमारा मोल प्रभाज हो जाएगा, ये हमारा मोल प्रभाज है, मोल प्रभाज। और ये जो हमारा P2 है दोस्तों ये हमारा आंशिक दाब है, इसे आंशिक दाब ले लेंगे, आंशिक दाब हो जाएगा, ये हमारा आंशिक दाब हो जाएगा। यानी कि जो हमारा ये P2 है दोस्तों ये हमारा आंशिक दाब हो जाएगा। और ये जो हमारा x2 है ये हमारा मोल प्रभाज हो जाएगा। तो x के लिए हमारा व्यंजक जो हो जाएगा यानी कि हम इसे लिख सकते हैं P2 बराबर, यानी कि जो हमारा आंशिक दाब है यहाँ पर ये हमारा अनुक्रमणपाती है दोस्तों, सॉरी ये हमारा अनुक्रमणपाती है। हम लोग जानते हैं जब अनुक्रमणपाती जी है पहले जैसे सेम जब अनुक्रमणपाती हटता है तो हमारे यहाँ पर नियतांक आ जाता है। तो यहाँ पर हमारा नियतांक P02 आ जाएगा, यानी कि P2 नॉट आ जाएगा। और ये हमारा x2 आ जाएगा, x2 ये हमारा मोल प्रभाज, यही हमारा इसका सेकेंड के लिए व्यंजक हो जाएगा। यानी कि यही हमारा दोनों जो है यही हमारा इसका यानी कि राउल्ट के नियम का व्यंजक आ जाएगा अवाष्पशील विलेय तथा वाष्पशील विलायक के लिए। इसे ये जो हमारा P2 है यानी कि P2 यानी कि P2 नॉट जो है ये हमारा इसमें हो जाएगा, इसमें हमारा ये भी हमारा शुद्ध विलायक, ये हमारा शुद्ध विलायक का वाष्प दाब हो जाएगा, ये हमारा ये P02 हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन था यानी कि तीसरे का क था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यानी कि तीसरे का ख देखते हैं। अब देखिए दोस्तों ये हमारा व्यंजक हमने अभी को प्राप्त कर लिया है, ये हमारा व्यंजक हो चुका है। अब देखिए इसमें ख क्वेश्चन क्या कर रहा है, ख क्वेश्चन कर रहा है एथेनॉल की निर्जलीकरण की क्रियाविधि समझाइए। यानी कि जो एथेनॉल की निर्जलीकरण क्रियाविधि होती है उसको हमें समझाना है। चलिए दोस्तों एथेनॉल की निर्जलीकरण की क्रियाविधि को समझाते हैं। यानी कि हमारा तीसरे का ख क्वेश्चन है एथेनॉल की निर्जलीकरण की क्रियाविधि समझाइए। तो हमें एथेनॉल की जो निर्जलीकरण की क्रियाविधि होती है उसी को समझाना है। चलिए दोस्तों उसे भी समझते हैं। तो देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा, यानी कि एथेनॉल का निर्जलीकरण, यानी कि एथेनॉल की निर्जलीकरण का मतलब यही होता है कि एथेनॉल में से जल पूरी तरह से बाहर निकल जाए। यानी कि जो एथेनॉल में हमारा जो जल होता है, एथेनॉल में से जब जल को बाहर निकाल देंगे तो यही हमारा एथेनॉल का निर्जलीकरण हो जाएगा। निर्जलीकरण का अर्थ ही होता है कि जल को बाहर निकालना, यानी कि जिस वस्तु के सापेक्ष
लिया जाता है कि मान लीजिए एथेनॉल का निर्जलीकरण इसमें है, अगर यहाँ पर दूसरा कोई प्रोडक्ट रहता तो उससे भी निर्जलीकरण करते तो भी उसमें से हमें जल को बाहर निकालना पड़ता। तो मान लीजिए आप टेम्परेचर उसे देंगे तो हमारा उसमें से जल निकल जाएगा। तो देखिए इसे हम लोग लिखते हैं एथेनॉल का निर्जलीकरण। तो लिखेंगे दोस्तों, जब एथेनॉल को यानी कि जब एथेनॉल को ही हम लोग शराब कहते हैं, शराब, यही हमारा शराब होता है। तो दोस्तों इसे हम लोग लिखेंगे, जब एथेनॉल को यानी जो हमारा एथेनॉल होता है शराब, जब एथेनॉल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 यानी जो H2SO4 होता है इसी को दोस्तों हम लोग तेजाब कहते हैं। जो H2SO4 होता है इसी को हम लोग तेजाब कहते हैं। तो जब एथेनॉल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के साथ 160 से 180 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है तो एथीन बनता है। यही तो जो ये एथीन हमें बनता है दोस्तों, इसी प्रक्रिया को एथेनॉल का निर्जलीकरण कहते हैं। यानी कि देखिए इसका क्या हो जाएगा, जब एथेनॉल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ यानी जो हमारा जो एथेनॉल होता है यानी कि जो हमारा शराब होता है, जब इसको सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 के साथ 160 से 180 डिग्री सेल्सियस पर एकदम हीट किया जाता है या गर्म किया जाता है तो एथीन बनता है। तो एथीन बनता है तो जो हमारा जल होता है वो बाहर निकल जाता है। इसी प्रक्रिया को एथेनॉल का निर्जलीकरण कहते हैं। तो चलिए दोस्तों इसका हम लोग रिएक्शन लिखते हैं। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, यानी कि C2H5OH, ये जो हमारा एथेनॉल है, एथेनॉल का फार्मूला यही होता है दोस्तों, यानी कि अणुसूत्र यही होता है C2H5OH, यही हमारा एथेनॉल होता है। तो देखिए दोस्तों, जब एथेनॉल को यानी कि एथेनॉल को सांद्र H2SO4 यानी कि सांद्र H2SO4 के साथ 160 से 180 डिग्री सेल्सियस पर यानी कि 160 से 180 डिग्री सेल्सियस पर जब गर्म किया जाता है यानी कि हीट किया जाता है दोस्तों, तो ये जो हमारा जो होता है तो हमारा एथीन प्राप्त होता है यानी कि एथीन बनता है। तो ये हमारा CH2 बनता है, यही हमारा इसे प्राप्त होता है। यानी कि जब इस एथेनॉल को सांद्र H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 160 से 170 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है तो CH2 डबल बॉन्ड होगा, ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्राप्त होता है यानी कि एमीन, यानी एमीन कर रहे हैं, ये हमारा एथीन होता है, एथीन प्राप्त होता है, एथीन, ये हमारा एथीन प्राप्त होता है। ये इसी अपक्रिया को एथेनॉल का निर्जलीकरण कहते हैं। इसी में हमारा ये जो जल होता है वो हमारा बाहर निकल जाता है, यानी कि हमारा जो जल होता है H2O इसमें बाहर निकल जाता है और एथीन का यानी कि एथीन हमें प्राप्त होता है। इसी अपक्रिया को एथेनॉल का निर्जलीकरण अपक्रिया कहते हैं। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन था दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है, यानी तीसरा जो हमारा ये तीसरे का गो क्वेश्चन है, ये हमारा अगला क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है, फेहलिंग विलयन तथा सिर्फ अभिकर्मक द्वारा एल्डिहाइड तथा कीटोन में भिन्नता स्पष्ट कीजिए। यानी कि जो फेहलिंग विलयन होता है तथा सिर्फ अभिकर्मक जो होता है उसी के द्वारा एल्डिहाइड तथा कीटोन में भिन्नता यानी कि अंतर स्पष्ट करना है। चलिए दोस्तों इन दोनों में अंतर स्पष्ट करते हैं यानी कि इनका रिएक्शन में। तो चलिए इसे लिखते हैं, चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं। तो यानी कि देखिए हमें क्या करना था, फेलिंग विलयन यानी जो फेलिंग विलयन है और सिर्फ अपकर्मक को उसको एल्डिहाइड तथा कीटोन में भिन्नता स्पष्ट करना है। तो पहले हम लोग इसे एल्डिहाइड को ले लेते हैं। तो लिखेंगे एल्डिहाइड, पहले एल्डिहाइड से करा देते हैं। तो ये हमारा एल्डिहाइड हो जाएगा, एल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड को फेलिंग विलयन से क्रिया कराते हैं, यानी जो फेलिंग विलयन कहाँ गया हमारा, यहाँ पर है, फेलिंग विलयन से पहले कराते हैं। तो हमारा फेलिंग विलयन से कराएंगे। तो लिखेंगे फेलिंग विलयन। जब इससे रिएक्शन कराते हैं दोस्तों तो हमारा लाल रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है, यानी कि लाल अवक्षेप प्राप्त होता है। अवक्षेप यानी कि जो हमारा ये होता है उसमें लाल रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है,
यही हमें लाल रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है या मिलता है, जिससे यानी जो हमारा लाल अवक्षेप प्राप्त होता है। यानी कि देखिए एल्डिहाइड, यहाँ पर एल्डिहाइड होगा। जब एल्डिहाइड को फेलिंग विलयन के साथ अब क्रिया कराते हैं तो लाल रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है। तो जब लाल रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है दोस्तों, तो हम लाल रंग का अवक्षेप देखकर पता कर लेते हैं कि हमारा एल्डिहाइड प्राप्त हो गया है। अब इसी में देखिए, यानी कि अब इसी में हमारा क्या हो जाएगा, अब फेलिंग विलयन को कीटोन के साथ कराएंगे तो हमारा कीटोन, अब कीटोन के साथ फेलिंग विलयन का अब क्रिया कराएंगे, ये हमारा फेलिंग विलयन। अब इसके साथ इसका रिएक्शन कराएंगे, तो इसके साथ रिएक्शन कराते हैं दोस्तों, तो जान रहे क्या होता है, जब कीटोन का फेलिंग विलयन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमारा ये नो रिएक्शन होता है। नो रिएक्शन यानी कि जब कीटोन फेलिंग विलयन के साथ आप क्रिया कराते हैं तो किसी भी प्रकार की रिएक्शन नहीं होती है, यानी कि इन दोनों में अब क्रिया होती ही नहीं है। यानी कि जब इसमें यानी कि कीटोन में और फेलिंग विलयन में अब क्रिया कराते हैं तो इन दोनों में कभी रिएक्शन होता ही नहीं है, जिससे हमारा जो रिएक्शन होता है नो रिएक्शन हो जाता है, यानी कि कोई अब क्रिया नहीं होता है। यानी कि कहने का अर्थ यह है कि जो कीटोन है वो फेलिंग विलयन के साथ रिएक्शन ही नहीं करता है। ये हमारा एल्डिहाइड और कीटोन का फेलिंग विलयन के साथ भिन्नता हो गया। अब हमें सिर्फ अपकर्मक के साथ भिन्नता प्रदर्शित करना है। चलिए सिर्फ अपकर्मक के साथ भी भिन्नता प्रदर्शित करते हैं। तो अब एल्डिहाइड को ही सिर्फ अपकर्मक के साथ लेंगे, जिस प्रकार फेलिंग विलयन के साथ लिए थे उसी प्रकार सिर्फ अपकर्मक के साथ लेंगे। तो पहले एल्डिहाइड लिखेंगे, एल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड को सिर्फ अपकर्मक के साथ अब क्रिया कराएंगे, सिर्फ अभिकर्मक। जब एल्डिहाइड को सिर्फ अपकर्मक के साथ रिएक्शन कराएंगे तो देखिए क्या बनेगा, इसमें जो हमारा एल्डिहाइड होता है जब सिर्फ अपकर्मक के साथ अब क्रिया कराते हैं तो ये भी हमारा नो रिएक्शन होता है, नो रिएक्शन। यानी कि जो हमारा एल्डिहाइड होता है वो सिर्फ अपकर्मक के साथ अब क्रिया करता ही नहीं है। जिस प्रकार हमारा कीटोन फेलिंग विलयन के साथ रिएक्शन नहीं करता है उसी प्रकार एल्डिहाइड हमारा सिर्फ अपकर्मक के साथ रिएक्शन नहीं करता है, जिससे ये हमारा अब क्रिया नो रिएक्शन हो जाती है। अब देखिए, अब एल्डिहाइड से करा लिए तो अब कीटोन से कराएंगे। अब देखिए ये जो कीटोन है, जब कीटोन की अब क्रिया सिर्फ अपकर्मक के साथ कराते हैं, सिर्फ अभिकर्मक के साथ कराते हैं तो ये दोस्तों जो हमारा होता है, यानी कि कीटोन के साथ सिर्फ अभिकर्मक कराते हैं तो ये हमारा लाल या गुलाबी रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है। यानी कि जब इसका अब क्रिया कराते हैं तो लाल या गुलाबी रंग का विलयन हमें प्राप्त होता है, विलयन प्राप्त होता है। यानी कि दोस्तों जब कीटोन को सिर्फ अपकर्मक के साथ अपक्रिया कराते हैं तो लाल या गुलाबी रंग का विलयन प्राप्त होता है, जिससे हम लोग जान जाते हैं कि हमारा कीटोन प्राप्त हो गया है। यही हमारा इसका रिएक्शन था दोस्तों। ये हमारा दोनों फेलिंग विलयन के साथ अपक्रिया था, ये हमारा सिर्फ अपकर्मक के साथ अपक्रिया था। तो यही हमारा इसका दोनों अपक्रिया है, इसे आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कार्बोहाइड्रेट को परिभाषित कीजिए। यानी जो हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है उसको परिभाषित करना है तथा ग्लूकोज एवं फ्रैक्टोज में विभेद यानी कि अंतर लिखिए। चलिए दोस्तों कार्बोहाइड्रेट को यानी कि परिभाषित करते हैं और ग्लूकोज एवं फ्रैक्टोज में अंतर या विभेद लिखते हैं। चलिए लिखते हैं इसे। तो देखिए दोस्तों ये हमारा कार्बोहाइड्रेट है, लिखेंगे कार्बोहाइड्रेट को लिखेंगे वे जैव कार्बनिक पदार्थ, यानी कि वे जैव कार्बनिक पदार्थ जो हाइड्रोजन कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। यानी जो हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है दोस्तों, यानी कि जो हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है वह कार्बनिक पदार्थ होता है या वह कार्बनिक जैविक पदार्थ होता है जो
कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। यानी जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है दोस्तों वो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन से मिलकर बना होता है और शरीर में होने वाली जैव रासायनिक क्रियाओं के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। यानी जो हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है दोस्तों वो शरीर में होने वाली यानी कि जो हमारे शरीर में जितने भी जैव रासायनिक क्रियाएं होती हैं उसको ऊर्जा प्रदान करने का जो कार्य करता है तो हमारा कार्बोहाइड्रेट ही करता है। इसे ही कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है दोस्तों वो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा कार्बन से मिलकर बना होता है और ये हमारे शरीर में होने वाली जितने भी जैव क्रियाएं या जैविक रासायनिक क्रियाएं होती हैं उसको ऊर्जा प्रदान करते हैं या शक्ति देते हैं जिससे हमारी जो ये क्रियाएं होती हैं वो संपन्न होती हैं। यही हमारा कार्बोहाइड्रेट कहलाता है। यही हमारा कार्बोहाइड्रेट हो गया। अब देखिए इसी में हमें कह रहा है ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में अंतर। तो चलिए दोस्तों ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में अंतर लिखते हैं। तो दोस्तों लिखेंगे ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में अंतर। तो पहले एक और ग्लूकोज लिख लेंगे और दूसरे और फ्रक्टोज। जिस प्रकार से हमने लिखा है दोस्तों यदि आप लोग अपने पेपर में ऐसे ही लिख कर आते हैं तो 100% एकदम अच्छे अंकों से आपको अंक मिलेंगे। एकदम इसी तरह पेपर में आपको लिखना है जिस प्रकार हमने लिखा है। बस यही हम यहाँ पर लाल कलम से लिखे हैं तो आपको यहाँ पर काले कलम से लिखना है और ये हम नीले कलम से लिखना है और ये जो 1 2 3 हम लिखे हैं ये आपको काले कलम से लिखना है। बस यही अंतर होगा। सेम इसी पैटर्न पे आप लोगों को भी पेपर में लिखना रहेगा दोस्तों। चलिए ग्लूकोज और फ्रक्टोज में अंतर लिखते हैं। तो पहला देखिए ग्लूकोज में पहला अंतर हो जाएगा ग्लूकोज वसा का उत्पादन कम करता है। यानी जो ग्लूकोज होता है दोस्तों वो ऊर्जा का उत्पादक कम करता है और फ्रक्टोज में देखिए फ्रक्टोज में हो जाएगा फ्रक्टोज वसा का उत्पादक अधिक करता है। यानी कि जो ग्लूकोज होता है वह वसा का उत्पादक कम करता है। ठीक उसी तरह फ्रक्टोज में जो फ्रक्टोज होता है वह ऊर्जा का यानी कि वसा का उत्पादक अधिक करता है। अब देखिए दूसरा कंडीशन दूसरे में हो जाएगा यह शरीर के लिए उपयुक्त ऊर्जा का स्रोत होता है। यानी जो ग्लूकोज होता है वो हमारे शरीर के लिए ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत होता है जबकि जो हमारा ये फ्रक्टोज होता है वो फ्रक्टोज मस्तिष्क और मांसपेशियों के लिए उपयुक्त ऊर्जा स्रोत होता है। यानी जो हमारा फ्रक्टोज है वो मस्तिष्क और मांसपेशियों के लिए उपयुक्त ऊर्जा स्रोत है जबकि ये हमारा ग्लूकोज है वो हमारे शरीर के लिए ऊर्जा का अच्छा स्रोत है। अब देखिए तीसरा इसमें यानी कि ग्लूकोज में ग्लूकोज अंगूर की शर्करा के नाम से भी जानी जाती है। यानी जो हमारा ग्लूकोज है दोस्तों वो अंगूर के शर्करा के नाम से भी प्रसिद्ध है या उसे जाना जाता है जबकि जो हमारा फ्रक्टोज है इसे फलों की चीनी के नाम से भी जाना जाता है। यानी जो हमारा फ्रक्टोज है उसको फलों की चीनी के नाम से भी हम जानते हैं। ये हमारा इस यानी कि फ्रक्टोज और ग्लूकोज में अंतर था दोस्तों। तो जय हिंद। इसे आप लोग अच्छे से नोट डाउन करते रहिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि चौथा क्वेश्चन आ गया हमारा। देखिए चौथे का पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। पहला क्वेश्चन देखिए कर रहा है मोलर उन्नयन स्थिरांक को परिभाषित कीजिए। यानी कि मोलर उन्नयन स्थिरांक को हमें परिभाषित करना है। चलिए दोस्तों मोलर उन्नयन स्थिरांक को परिभाषित करते हैं। तो दोस्तों लिखेंगे मोलर उन्नयन स्थिरांक यानी जो मोलर उन्नयन स्थिरांक है उसे हम लोग परिभाषित करेंगे। तो लिखेंगे 1000 ग्राम विलायक में किसी यानी कि 1000 ग्राम यानी कि 1 केजी विलायक है उसमें अवाष्पशील वैद्युत अपघट्य के 1 मोल घोलने पर क्वथनांक में होने वाली वृद्धि या उन्नयन को मोलर उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। इसे केबी से प्रदर्शित करते हैं। ये हमारा केबी है यानी कि जो मोलर उन्नयन स्थिरांक है उसे केबी से प्रदर्शित करते हैं। यानी कि एक बार और इसे लिखेंगे दोस्तों 1000 ग्राम विलायक में किसी यानी कि 1000 विलायक है उसमें किसी अवाष्पशील जिसका वाष्प नहीं बनता है अवाष्पशील वैद्युत अनअपघट्य के 1 मोल घोलने पर यानी कि अनअपघट्य को 1 मोल घोलने पर क्वथनांक में उसकी 1 मोल जब घोलेंगे तो जो उसके क्वथनांक में जितनी वृद्धि हो जाएगी यानी कि क्वथनांक में
होने वाली वृद्धि या उन्नयन को मोलर उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। इसे केबी से प्रदर्शित करते हैं। यही हमारा मोलर उन्नयन स्थिरांक है। अब देखिए इसी में क्या कह रहा है, इसी में देखिए कह रहा है, यानी कि ये मोलर उन्नयन स्थिरांक को हमने परिभाषित कर दिया। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, 0.6 ग्राम, यानी कि 0.6 ग्राम यूरिया, यानी कि मोलर द्रव्यमान हमें 60 दिया है, कि 100 ग्राम जल में बने जलीय विलयन के क्वथनांक की गणना कीजिए। जल का मोलर उन्नयन स्थिरांक का मान, यानी कि जल में मोलर उन्नयन का स्थिरांक हमें 0.52 केल्विन केजी प्रति मोल दिया है तथा जल का क्वथनांक 373.15 केल्विन है। ये हमें दिया है। इसमें हमें यानी कि विलयन के क्वथनांक की गणना करना है, यानी कि टीबी का मान हमें ज्ञात करना है। तो चलिए दोस्तों इसमें टीबी के मान को ज्ञात करते हैं। चलिए दोस्तों इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। ये हमारे चौथे क्वेश्चन का क्वेश्चन है। चलिए इसमें देखिए सबसे पहले हमें क्या दिया है, 0.6 ग्राम यूरिया, यानी कि ग्राम दिया है, ये हमारा वेट है, यानी कि लिखेंगे बिलियन, ये बिलियन कर रहे हैं, विलेय का भार, ये हमें विलेय का भार यानी कि W2 का मान दिया है। W2 का मान हमें, यानी कि विलेय का भार यानी कि W2 का मान हमारे 0.6 ग्राम दिया है। अब देखिए आगे क्या करें, मोलर द्रव्यमान दिया है, लिखेंगे मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान, ये हमारा मोलर द्रव्यमान यानी कि M2 का मान है, M2 का मान है, ये हमें 60 ग्राम दिया है, ये 60 ग्राम दिया है। अब देखिए कह रहा है कि 100 ग्राम जल में, यानी कि जो हमारा जो 100 ग्राम है दोस्तों, ये विलायक का भार है। ग्राम दे दिया है तो हम लोग जान रहे हैं ये विलायक है, यानी कि 100 ग्राम विलायक उसी में घोला जा रहा है, यानी कि जो यूरिया है 0.6 ग्राम उसमें यानी कि विलायक में ही घोला जा रहा है, तो यानी कि विलायक हमारा 100 ग्राम हो गया। तो लिखेंगे विलायक का भार, जो हमारा विलायक का भार यानी कि W1 है वो हमें दिया है 100 ग्राम, यानी कि 100 ग्राम, ये हमारे विलायक का भार 100 ग्राम हो जाएगा। अब देखिए क्या कह रहा है, जल में बने जलीय विलयन के क्वथनांक, यानी कि जलीय विलयन के क्वथनांक, जलीय विलयन का क्वथनांक यानी कि केबी का मान, केबी का टीबी, ये टीबी है दोस्तों, सॉरी ये टीबी का मान हमें ज्ञात करना है, यानी कि जलीय विलयन का क्वथनांक, यानी कि विलयन का क्वथनांक यानी कि टीबी का मान हमें ज्ञात करना है। अब देखिए इसी में आगे क्या करा है, जब मोलर का उन्नयन स्थिरांक, यानी कि अभी हमने आपको मोलर उन्नयन स्थिरांक का परिभाषा बताया, जिसमें हमने बताया कि मोलर उन्नयन स्थिरांक को केबी से प्रदर्शित करते हैं। तो लिखेंगे मोलर उन्नयन स्थिरांक, मोलर उन्नयन स्थिरांक, इसे हम लोग केबी से प्रदर्शित करते हैं। देखिए कितना दिया है, इसमें 0.52 केल्विन केजी प्रति मोल दिया है, यानी कि 0.52 केल्विन केजी प्रति मोल ये हमें दिया है। अब देखिए क्या कर रहा है, जल का क्वथनांक दिया है, जल का क्वथनांक दिया है, यानी कि जो हमारा जल का क्वथनांक दिया है, यानी कि हमारा T0B का मान हमें दे दिया है। जल का क्वथनांक कहिए या शुद्ध जल का क्वथनांक कहिए, या इसे शुद्ध विलायक का क्वथनांक कह सकते हैं। ये हमें देखिए कितना दिया है, 373.15 केल्विन, ये हमें T0B का मान दे दिया है। तो अब हम अपने फार्मूला को लिखेंगे दोस्तों। अब हमें इस सवाल को लगाना है, यानी कि टीबी का मान ज्ञात करना है। तो लिखेंगे फार्मूला हम इसमें अपना फार्मूला लगाएंगे। तो हम लोग जानते हैं हमारा फार्मूला डेल टी बराबर, यानी कि डेल टीबी बराबर होता है 1000
1000 गुणे Kb गुणे W2 अपान M1 यानी कि M1 करें M2 गुणे W1, ये हमारा फार्मूला होता है। और देखिए हमने अगले वीडियो में भी आपको टीबी का मान हमने निकलवाया है। हम लोग जानते हैं डेल टीबी बराबर हमारा होता है, यानी कि जो डेल टीबी होता है उसका हमारा फार्मूला होता है डेल टीबी बराबर होता है टीबी माइनस टी नॉट बी। ये हमारा टीबी बराबर यानी कि फार्मूला होता है, यानी कि डेल टीबी बराबर हमारा फार्मूला होता है टीबी माइनस यानी कि टीबी माइनस टी नॉट बी। ये हमारा डेल टीबी का फार्मूला होता है। तो देखिए डेल टीबी के स्थान पर लिख देंगे, तो लिखेंगे डेल टीबी के स्थान पर लिख देंगे टीबी माइनस टी नॉट बी। अब इसमें अपना वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारा 1000 है, तो 1000 ही हो जाएगा गुणे केबी। केबी का मान देखिए, केबी का मान हमें दिया है यहाँ पर 0.52 0.52 गुणे W2, W का मान 0.6 दिया है 0.6 दिया है बटा यहाँ पर M2 का मान हमें 60 दिया है गुणे W1, W का मान हमें 100 ग्राम दिया है। अब देखिए टीबी का मान तो हमें ज्ञात करना है और टीबी नॉट का मान दिया है, तो टीबी का मान हमें ज्ञात कराना है माइनस टीबी नॉट का मान हमें दिया है 373.15 दिया है बराबर। यहाँ पर देखिए 1 0 2 0 3 0 और यहाँ पर 3 0, 3 0 से 3 0 खलास हो जाएगा। यहाँ पर नीचे हमें 6 बचा, तो 6 को यहाँ से भाग दे देंगे तो ये हमारा 0.01 हो जाएगा। अब देखिए ऊपर क्या बचा 0.52 गुणे 0.01 बचा और यहाँ पर ये हमारा बचा है। अब देखिए क्या होगा, अब इसको हमारा जो ये टीबी माइनस लिखेंगे इसमें उसी प्रकार लिखिए टीबी माइनस 373.15 बराबर इन दोनों का आपस में जब गुणा कर देंगे तो ये हमारा 0.0052 हो जाएगा, क्योंकि दशमलव के बाद 2 0 है, यहाँ पर 2 0, यहाँ पर दशमलव के बाद 2 0 है तो 2 0 यहाँ पर बढ़ा देंगे, सेम उसी प्रकार हो जाएगा। यहीं पर हम इसे सॉल्व कर देते हैं दोस्तों, बस एक लाइन में आंसर आ जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, अब यहाँ पर ये हमारा मान आ गया है, तो अब टीबी यानी कि ये माइनस में है तो इस और इधर भेजेंगे, लिखेंगे टीबी बराबर यानी कि इस माइनस वाले के उधर भेजेंगे तो ये हमारा प्लस वाला हो जाएगा। ये तो हमारा पहले से ही है, लिखेंगे 0.005 प्लस ये हमारा आ गया तो हो जाएगा 373.15। अब इन्हीं दोनों को हमें जोड़ना है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे हो जाएगा 0.0052 और ये हमारा 373। पहले दशमलव के आगे के दशमलव के लिख लीजिए, ये हमारा 15 दिया है और कुछ नहीं है तो 2 0 बढ़ा लीजिए और यहाँ पर 373 लिख दीजिए 373। अब इसी को हमें जोड़ना है, तो ये हमारा 2 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा दशमलव, ये ठीक उसी प्रकार हो जाएगा। यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि हमारा टीबी बराबर हो जाएगा 373.1552। यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा टीबी का मान आ जाएगा, यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर यही हो जाएगा, इसे आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इसमें ख वाला क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है वैद्युत रासायनिक सेल तथा वैद्युत अपघटनीय सेल के बीच अंतर को लिखिए। स्पष्ट यानी कि जो वैद्युत रासायनिक सेल है और वैद्युत अपघटनीय सेल है उसके बीच अंतर को लिखना है और कोलराउस के नियम का उल्लेख कीजिए तथा इनके अनुप्रयोगों को लिखिए। यानी कि कोलराउस के नियम का भी उल्लेख करना है और उसके अनुप्रयोगों को लिखना है। चलिए दोस्तों इसे भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए दोस्तों ये हमारा क्या हो जाएगा, चलिए दोस्तों ये हमारे चौथे का क्वेश्चन है, दिया था वैद्युत रासायनिक सेल तथा वैद्युत अपघटनीय सेल में अंतर, ये हमें लिखना था। तो चलिए एक को लिखेंगे वैद्युत रासायनिक सेल और दूसरे को लिखेंगे वैद्युत अपघटनीय सेल, इन दोनों में हमें अंतर लिखना है। तो वैद्युत रासायनिक सेल में पहला लिखेंगे यह वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। यानी जो वैद्युत रासायनिक सेल होता है दोस्तों वो यह वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। और देखिए वैद्युत अपघट्य सेल में पहला
यह रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है। यानी जो वैद्युत अपघटनी सेल जो होता है वो हमारा रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है, और ये वैद्युत रासायनिक सेल जो होता है वो वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। अब देखिए इसमें दूसरा, इसमें अस्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। यानी जो वैद्युत रासायनिक जो सेल है इसमें अस्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया होती है, जबकि वैद्युत अपघटनी सेल में इसमें स्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। यानी कि इसमें स्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया होती है, इसमें अस्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। अब देखिए तीसरा, इसमें एनोड धनात्मक, यानी कि जो वैद्युत रासायनिक सेल है इसमें वैद्युत रासायनिक सेल में एनोड धनात्मक बल प्राप्त होता है तथा कैथोड ऋणात्मक बल प्राप्त होता है। और जब वैद्युत अपघटनी सेल में जाते हैं तो वैद्युत अपघटनी सेल में एनोड ऋणात्मक बल प्राप्त होता है तथा कैथोड जो होता है वो हमारे धनात्मक बल प्राप्त होता है। यही यानी कि वैद्युत रासायनिक सेल तथा वैद्युत अपघटनी सेल में हमारा ये अंतर था। अब देखिए इसी में हमें कह रहा था कोलराउस का नियम का उल्लेख कीजिए तथा इनके अनुप्रयोगों को लिखिए। चलिए दोस्तों कोलराउस के नियम को परिभाषित करते हैं। तो कोलराउस का नियम लिखेंगे, ये हमारा कोलराउस का नियम होता है किसी वैद्युत अपघट्य के, यानी कि मान लीजिए कोई वैद्युत अपघट्य के मोलर चालकता उसके धनायन एवं ऋणायन के अनंत तनुता पर मोलर चालकता के योग के बराबर होता है। यही हमारा कोलराउस का नियम होता है। यानी कि किसी वैद्युत अपघट्य के मोलर चालकता उसके धनायन एवं ऋणायन के अनंत तनुता पर मोलर चालकता के योग के बराबर होता है। यही हमारा कोलराउस का नियम होता है। अब देखिए इसमें कह रहा था उसके अनुप्रयोगों को लिखिए, तो उनके अनुप्रयोग लिखेंगे। यानी कि कोलराउस के नियम का जो अनुप्रयोग है, पहला अनुप्रयोग लिखेंगे वियोजन की मात्रा की गणना करना। यानी कि वियोजन की मात्रा की गणना करने में कोलराउस के नियम का प्रयोग किया जाता है। यानी कि इसका अनुप्रयोग में पहला है वियोजन की मात्रा की गणना करना। जो कोलराउस का जो नियम होता है वो वियोजन की मात्रा की गणना करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब दूसरा अल्प विलेय, यानी कि कम विलेय लवणों की विलेयता ज्ञात करने के लिए कोलराउस के नियम का प्रयोग होता है। तीसरा प्रबल वैद्युत अपघट्य की सहायता से दुर्बल वैद्युत अपघट्यों की मोलर चालकताओं को ज्ञात करने के लिए कोलराउस के नियम का प्रयोग किया जाता है। ये हमारा इन तीनों का, यानी कि ये तीनों हमारा मोस्ट IMP इसका कोलराउस के नियम का अनुप्रयोग है दोस्तों। इसे आप लोग अच्छे से नोट डाउन करके तैयार कर लीजिएगा। 100% गारंटी है कि इन जो जितने भी हम लोग सॉल्व करा रहे हैं इसमें से आपके पेपर में क्वेश्चंस जरूर आएंगे। आप लोग अच्छे से तैयार करते रहिएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन में, ये हमारा क्वेश्चन तो खत्म हुआ। ये गो क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अभिक्रिया की आणविक तथा कोटि को परिभाषित कीजिए। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक के समाकलित वेग समीकरण ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये जो अभिक्रिया की आणविक तथा कोटि को परिभाषित कीजिए, इन दोनों को हमने आपको अगले वीडियो में, यानी कि आगे के सेट में हमने इसको हल करा चुके हैं। अब हमें इसमें देखिए प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की समाकलित वेग की समीकरण जो है ये हमने आपको नहीं कराया है, इसे हम आप लोगों को करा दे रहे हैं। चलिए इसे लिखते हैं, यानी समाकलित वेग समीकरण व्युत्पन्न करना है, प्राप्त करना है, उसे हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों इसे हम लोग लिखते हैं। देखिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण, ये वेरी मोस्ट IMP है दोस्तों। यानी कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण जो है मोस्ट IMP है। इसे आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इसे हम लोग देखते हैं। तो देखिए दोस्तों ये हमारा अभिकारक है, ये हमारा उत्पाद है। यानी जो हमारा रिजेक्टेंट है वो उत्पाद बना रहा है, यानी कि जो हमारा अभिकारक है तो ये हमारा उत्पाद है। अब देखेंगे इसे दर में लिखेंगे R बराबर, यहाँ पर R बराबर हमारा हो जाता है, यानी कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण में R बराबर हो जाता है -D, और ये सांद्रता कंसंट्रेशन ऑफ R होता है, यानी सांद्रता का पद R होता है बटा dt हो जाता है। यही हमारा बराबर हो जाता है K सांद्रता का पद या कंसंट्रेशन ऑफ R हो जाता है। अब इसके बराबर हो जाता है दोस्तों D कंसंट्रेशन ऑफ R बटा कंसंट्रेशन ऑफ R हो जाता है, यानी सांद्रता का पद R हो जाता है, बराबर यहाँ पर हमारा K
डॉट डी टी हो जाता है, के डॉट डी टी हो जाता है। अब यहाँ पर समाकलन करने पर यानी कि दोनों पक्षों के जो हमारे दोनों पक्ष प्राप्त हुए हैं, यानी कि इसका हम लोग समाकलन कर देते हैं। जब समाकलन करते हैं दोस्तों, देखिए क्या होता है, दोनों पक्षों का, इन पक्षों का और इस पक्षों का, दोनों का हम लोग समाकलन करते हैं। तो समाकलन करते हैं तो देखिए क्या होता है, डी कंस्टेशन ऑफ आर बटा, ये हमारा समाकलन का चिन्ह है, ये हमारा समाकलन आ जाता है, और ये हमारा डी कंस्टेशन ऑफ आर बटा कंस्टेशन ऑफ आर आ जाता है, बराबर ये भी समाकलन माइनस के डी टी, ठीक इसी प्रकार के डी टी हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए ये हमारा यलियन आ जाता है, यानी कि नेचुरल लॉग, यानी कि जो हमारा यलियन होता है ये हमारा नेचुरल लॉग होता है, ये हमारा यलियन जो है नेचुरल लॉग होता है, और कंस्टेशन ऑफ आर आ जाता है बराबर माइनस के, हमारा माइनस के और टी आ जाता है प्लस आई आ जाता है। इसे हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं, लिख देंगे जहाँ आई समाकलन नियतांक है। यहाँ पर जो हमारा आई आता है यानी कि माइनस के टी आ गया, यानी कि यहाँ पर डी तो खत्म हो जाता है, समाकलन करते हैं तो डी तो खत्म हो जाता है, यहाँ पर माइनस के और टी आ गया हमारा, और जो हमारा प्लस का आई आया है हमारा समाकलन इस तरह का नियतांक होता है। अब लिखेंगे यदि t बराबर 0 पर, यानी कि t का मान, यानी कि जो ये हमारा t है, यदि हम लोग मान लें कि t हमारा नगण्य है या t का मान 0 है, उस पर लिखेंगे यानी कि कंस्टेशन ऑफ r बराबर कंस्टेशन ऑफ नॉट, यानी कि कंस्टेशन ऑफ r नॉट लिख देंगे, यानी कि 0, यानी कि हमारा 0 की ओर प्रस्थान कर रहा है। तो लिखेंगे समीकरण 1 में, यानी कि जो हमारा समीकरण 1 है, समीकरण 1 में t बराबर 0 तथा कंस्टेशन ऑफ आर बराबर कंस्टेशन ऑफ आर नॉट को रखने पर, यानी कि मान उसमें हम लोग रख देंगे, तो देखिए क्या हो जाएगा, यलियन यानी कि नेचुरल लॉग आर कंस्टेशन ऑफ आर नॉट बराबर हो जाएगा माइनस के, ये हमारा 0 हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर मान रखेंगे टी का मान, टी बराबर यहाँ पर हमने 0 लिखा है, यानी कि टी हमारे 0 को प्रस्थान कर रहा है, तो यहाँ पर के का मान, यानी कि इसी समीकरण में हम लोग रख रहे हैं, तो एक समीकरण 1 में रख रहे हैं, तो के का मान देखिए माइनस के ही रहेगा, और टी का स्थान पर 0 रख देंगे तो टी का मान 0 हो जाएगा, प्लस आई हो जाएगा। अब देखिए यलियन कंस्टेशन ऑफ आर नॉट हो जाएगा, और यहाँ पर जब माइनस के का गुणा जब 0 में करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, प्लस आई बच जाएगा, तो यानी कि यलियन नेचुरल लॉग कंस्टेशन ऑफ आर नॉट बराबर आई हो जाएगा। अब लिखेंगे, अब आई का मान समीकरण 1 में रखने पर, यहाँ पर आई का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे, तो आई बराबर हमारा देखिए आई बराबर हमारा क्या है, यलियन आर यानी कि कंस्टेशन ऑफ आर नॉट है, तो समीकरण 1 में मान रख देंगे, तो हमारा हो जाएगा यलियन कंस्टेशन ऑफ आर बराबर माइनस के आई, यानी माइनस के टी, यहाँ पर माइनस के टी प्लस, अब आई के स्थान पर ये मान रख देंगे यलियन आर नॉट, यानी कि आर नॉट करें कंस्टेशन ऑफ आर नॉट, ये मान समीकरण 1 में रखेंगे, तो समीकरण 1 में यहीं पर, तो ये तो हमारा उसी प्रकार हो जाएगा, और ये एक यानी आई के स्थान पर ये मान रख देंगे, तो आई के स्थान पर देखिए मान रखेंगे, तो यलियन यहाँ पर यलियन कंस्टेशन ऑफ आर नॉट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये हमारा के टी तो के टी हो जाएगा, यलियन कंस्टेशन ऑफ आर है, इसे इधर भेज देंगे, इधर यानी कि पक्षांतर कर देंगे, तो हमारा के टी बराबर हो जाएगा यलियन, ये तो आर नॉट है, ये है यलियन कंस्टेशन ऑफ आर नॉट है हमारे यहाँ पर रहेगा, और जो ये यलियन है प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो देखिए माइनस में यलियन यानी कि नेचुरल लॉग कंस्टेशन ऑफ आर हो जाएगा। अब देखिए क्या होगा, अब देखिए हमारा फार्मूला होता है लॉग एम माइनस लॉग एन, हमारा फार्मूला होता है लॉग एम माइनस लॉग एन बराबर होता है लॉग एम बटा एन, हमने ये छोटी कक्षाओं में भी पढ़ा है, ये फार्मूला लॉग एम माइनस लॉग एन बराबर लॉग एम बटा एन, ये हमारा फार्मूला होता है। तो हमारा हो जाएगा के टी बराबर एल एन कंस्टेशन ऑफ आर नॉट बटा आर हो जाएगा, ये हमारा जो हो जाएगा 0 समय पर हो जाएगा, तो अब देखिए कंस्टेशन ऑफ आर जो हो जाएगा वो टी समय तक चले हो जाएगा, तो हमारा के टी बराबर, यानी के टी बराबर हम लोग जानते हैं ये इन दोनों का जो मान होता है वो हमारा, जब यलियन जो हमारा यलियन होता है जो नेचुरल लॉग होता है दोस्तों, जब इसे हम लोग हटाते हैं इसको, तो ये हमारा 2.303 लॉग बेस 10 ये हमारा आ जाता है, और ये हमारा ठीक उसी प्रकार ये हो जाएगा, यानी कि कंस्टेशन ऑफ
आर नॉट और कंस्टेशन ऑफ बटा कंस्टेशन ऑफ आर, ये हमारा आ जाएगा। और जो एल को हटाते हैं तो ये हमारा 2.303 लॉग बेस 10 हमारा आ जाता है। अब यहाँ पर देखिए, अब तो हमारा हो जाएगा टी को नीचे भेज देंगे तो के बराबर हो जाएगा 2.303 और ये टी को नीचे यहाँ पर टी हमारे यहाँ पर आ जाएगा, ये हमारा उसी प्रकार ये लॉग बेस 10 और ये हमारा कंस्टेशन ऑफ आर नॉट बटा कंस्टेशन ऑफ आर हो जाएगा। यहाँ पर के हमारा क्या हो जाएगा, जहाँ पर लिख देंगे कि हमारा अवक्रिया का वेग स्थिरांक है, जहाँ आर जो कंस्टेशन ऑफ आर नॉट है वो प्रारंभिक सांद्रता है, यानी ए भी उसे मान सकते हैं, और यह कंस्टेशन ऑफ आर जो है अंतिम सांद्रता है, यानी कि ए माइनस एक्स, उसे जिसे हम लोग यहाँ पर लिखा है कंस्टेशन ऑफ आर नॉट, उसी प्रकार इसे हम लोग ए भी लिख सकते हैं। यहाँ पर कंस्टेशन ऑफ आर लिखे हैं यानी कि अंतिम सांद्रता, यहाँ पर ए माइनस एक्स भी लिख सकते हैं। ये हमारा जो प्रारंभिक सांद्रता है वो t बराबर 0 पर होगी और a माइनस एक्स यानी कि अंतिम सांद्रता ये हमारे t समय पर होगी। यही हमारा इसका फार्मूला था, यही हमें व्यंजक हमें प्राप्त हुआ है। यही हमारी प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण था, यही हमारे प्राप्त हुआ है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन खत्म हुआ। अब देखिए अगला क्वेश्चन को रहा है पहला LU यानी कि लुटिनम OH का होल थ्राइज की अपेक्षा एलियम यानी कि लैंथेनम OH होल थ्राइज अधिक क्षारीय क्यों होता है, यही हमें लिखना है क्यों अधिक क्षारीय होता है। चलिए इसे लिखते हैं। चलिए दोस्तों इसे हम लोग लिखेंगे, यानी कि लैक्टिनम 3+ से LU यानी कि लैंथेनम 3+ तक आकार में कमी आने के कारण, यानी कि LA यानी कि लैक्टिनम 3+ से LU लैंथेनम 3+ तक आकार में कमी आने के कारण Li जो लिथियम होता है वो ऑक्सीजन से आबंध से सहसंयोजक गुण बढ़ता है। यही कारण है कि लैक्टिनम OH का होल थ्राइज अधिकतम क्षारीय तथा लैंथेनम OH का होल थ्राइज न्यूनतम क्षारीय होता है, यही हमारा इसका कारण है। अब देखिए इसमें दूसरा क्या कर रहा है, संक्रमण तत्वों के अनुचुंबकीय लक्षण तथा रंगीन आयनों के बनने पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। चलिए दोस्तों इसका टिप्पणी लिखते हैं। तो इसमें हमारा हो जाएगा संक्रमण तत्वों के अनुचुंबकीय लक्षण में लिखेंगे संक्रमण तत्व और इनके आयन N-1d कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण अनुचुंबकीय गुण दर्शाते हैं। यानी कि जो संक्रमण तत्व होता है दोस्तों और इसके आयन N-1d कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण अनुचुंबकीय गुण दर्शाते हैं। अब इसमें रंगीन आयन बनने के कारण, इसमें हमें कह रहा था रंगीन आयनों के बनने पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो लिखेंगे रंगीन आयन बनने के संक्षिप्त टिप्पणी लिखेंगे रंगीन आयन बनने के कारण, क्या किस कारण की वजह से रंगीन आयन बनते हैं। तो लिखेंगे संक्रमण तत्व और धातु आयनों, यानी जो हमारा संक्रमण तत्व और जो धातु आयन होते हैं का रंगीन होना अपूर्ण डी कक्षकों की उपस्थिति के कारण होता है। यानी कि जो संक्रमण तत्व और धातु आयन का रंगीन होना वो होता है वो अपूर्ण यानी कि डी कक्षक का पूरे भरना नहीं होता है, यानी कि उपस्थिति के कारण होता है। अपूर्ण डी कक्षकों में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दृश्य क्षेत्र से प्रकाश का अवशोषण करके निम्न ऊर्जा वाले डी कक्षक से उच्च ऊर्जा वाले डी कक्षक में चले जाते हैं। प्रेक्षित रंग जो होता है अवशोषित प्रकाश का पूरक रंग होता है, यानी जो प्रेक्षित रंग होता है दोस्तों वो हमारा अवशोषित प्रकाश का पूरक रंग होता है। उसी प्रकार D1 से D9 विन्यास वाले तत्व या आयन रंगीन होते हैं, यानी कि जो हमारा D1 से D9 विन्यास वाले तत्व या आयन जो जितने भी होते हैं वो सभी रंगीन होते हैं। जबकि D0 पढ़िए या D0 पढ़िए, D0 पढ़िए या D0 पढ़िए, ये दोनों बराबर ही है। जबकि D0 या D0 अथवा D10 विन्यास वाले तत्व या आयन रंगीन होते हैं। यही कारण है कि जो आयन होते हैं वो रंगीन होते हैं। यही हमारा क्वेश्चन था दोस्तों, यही हमारा इसमें ये हमारा दूसरा इसमें क्वेश्चन था।
अब ये हमारे 5वें क्वेश्चन, यानी कि इसके बाद जिसने भी क्वेश्चन है उसे हम लोग अच्छे से अगले पार्ट में करेंगे। तो जय हिंद दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।